ये महाकुंभ 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 2025 आखिरकार 144 साल के लंबे इंतजार के बाद आ गया है। कुंभ का मेला ये नाम लगभग हर फिल्मों में आता है, लेकिन हर बार इन फिल्मों में आपको यही बताया गया कि कुंभ का मतलब उस मेले से है जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है और अक्सर दो भाई या माँ बेटे बिछड़ जाते हैं। आपने अभी तक कुंभ के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, लेकिन सबने आधी अधूरी जानकारी ही दी है। लेकिन यहाँ पर आपको महाकुंभ की A to Z सारी जानकारी दी जाएगी, जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा हम सिर्फ कुंभ मेले में ही दिखने वाले नागा साधुओं के रहस्यों से भी पर्दा उठाने वाले हैं। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश, लेकिन ये सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि इसके मुख में भगवान विष्णु, ऊपरी भाग में रुद्र और आधार में ब्रह्मा और अंदर का जल समुद्र का प्रतीक है। महाकुंभ के मेले का आयोजन इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, यानी मानव इतिहास में कभी भी इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ ही नहीं। ये पहली बार हो रहा है। कुंभ हर 12 वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, 12 वर्ष में एक बार। और ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्षों का समय लगता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, अगर कुंभ 12 वर्षों में होता है तो चारों तरफ ये अफवाह कौन फैला रहा है कि कुंभ 144 साल बाद हो रहा है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो इसका मतलब आपको कुंभ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। असल में कुंभ 4 प्रकार के होते हैं, कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इनमें कुंभ का आयोजन हर 4 वर्ष में एक बार होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष में एक बार, पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। और ये चारों ही प्रकार के कुंभ 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं और ये 4 स्थान हैं प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये स्थान सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की विशेष स्थितियों से तय किए जाते हैं। तो इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है ये 144 वर्षों में एक बार होता है, यानी आपके पीछे की 3 पीढ़ी और आगे की 3 पीढ़ियों में आप अकेले हैं जो इस महाकुंभ को देख रहे हैं। क्योंकि पिछला महाकुंभ साल 1881 में आया था और अगला महाकुंभ साल 2169 में आएगा। और महाकुंभ के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। हमने आपको ये तो पहले ही बता दिया कि पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में आता है, क्योंकि जुपिटर सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्षों का समय लेता है। वैसे ही जब बृहस्पति ग्रह सूर्य के 12 चक्कर पूरे करता है, यानी जब 12 पूर्ण कुंभ 144 वर्षों में पूरे होते हैं, तो इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि कुंभ मेला इतना फेमस आखिर होता क्यों है? कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग की लिस्ट में दर्ज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। अब आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं कि इस बार का महाकुंभ कितना भव्य और विशाल होने वाला है। 2013 में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मनाया गया, जहाँ 12 करोड़ लोग आए थे। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया गया, जिसमें 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे। वहीं 2025 के महाकुंभ में 45 दिनों के अंदर करीब 45 करोड़ श्रद्धालु विज्ञान और आध्यात्मिकता की डुबकी लगाएंगे। 45 करोड़, सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है, जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की आबादी से भी 4 करोड़ ज्यादा है। इस जन सैलाब को पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष से भी साफो साफ देखा जा सकता है। कुंभ की ताकत के सामने यूनेस्को भी मजबूर हो गया और कुंभ के मेलों को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा देना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ की शुरुआत आखिर हुई कैसे? मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब राक्षसों ने देवताओं को हराकर अमृत कलश को अपने पास रख लिया था। देवताओं को डर था कि अगर राक्षसों ने इस अमृत को पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने राक्षसों को विचलित करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया। इस अवतार को मोहिनी अवतार कहा जाता है। जब मोहिनी ने राक्षसों को विचलित कर दिया, तब राक्षसों से अमृत कलश को वापस प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत से भी मदद मांगी और जयंत को कौवे के रूप में राक्षसों से अमृत कलश लाने के लिए भेजा गया। जब जयंत एक कौवे का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश को वापस लेकर आ रहे थे, तब हुए संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गयी और ये 4 स्थान थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अमृत को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्य
मनुष्यों के 12 साल के बराबर होता है। इसलिए भी कुंभ 12 वर्षों में आता है। अमृत की बूंदे गिरते ही ये चारों स्थान हमेशा के लिए अमृत के समान पवित्र हो गए और मान्यता है कि तभी से इन चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और यहाँ कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये पवित्र स्नान केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। खुद नासा भी ये मान चुकी है कि कुंभ का स्नान सिर्फ शरीर की इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाता बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा भर देता है। अब अगर हम महाकुंभ को इतिहास के चश्मे से देखें, फिर भी इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। एक ऐसी परंपरा जिसका जिक्र मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल में भी मिलता है। भाई ये एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हर युग में हर पीढ़ी ने महसूस किया। 2327 साल पहले जब एक यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था, तब उसने गंगा किनारे एक ऐसे मेले का जिक्र किया था जो आज हम कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। और चीन के प्रसिद्ध यात्री वेन सांग ने भी 7वीं शताब्दी में इस पर्व की महिमा का वर्णन किया था। अब बात करते हैं उस पवित्र त्रिवेणी संगम की, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं मिलती हैं। ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं सरस्वती नदी अब भी इसी धरती के नीचे से बह रही है और यही वो स्थान है जहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार का कुंभ नाम का नहीं, काम का भी महाकुंभ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ करोड़ों लोग आएंगे जिसके कारण यहाँ पर एक पूरा नया टेम्परेरी शहर बना दिया गया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हाईटेक डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस है। इस महाकुंभ में आपको इंटरनेट पर छाए साधु संतों मिलेंगे ही, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, अनिरुद्धाचार्य महाराज हो, देवकी नंदन या फिर रामदेव। इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे साधु संत भी दिखाई देंगे जो आपको हैरान कर देंगे। सच में यहाँ पर कोई संत 45 किलो रुद्राक्ष सिर पर रखकर हठ योग कर रहा है तो कोई 6.5 साल से लगातार खड़े होकर तपस्या। लेकिन इन सब में नागा साधु का रहस्य सबसे बड़ा है। इसलिए कुंभ में सबसे पहला अमृत स्नान करने का अधिकार सिर्फ नागा साधुओं को ही दिया गया है। आप स्क्रीन पॉज करके सारे अमृत स्नानों की लिस्ट देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कौन है ये नागा साधु? ये अचानक कुंभ में प्रकट होते हैं कहाँ से और फिर गायब हो जाते हैं कहाँ पर? आखिर इनका जीवन इतना रहस्यमय क्यों है? नागा साधु केवल साधु नहीं, वो सनातन धर्म के योद्धा हैं। इन्हें शास्त्र का ज्ञान है तो शस्त्रों का भी। ये तपस्वी भी हैं और योद्धा भी। और कोई ऐरा गहरा इंसान नागा साधु बन ही नहीं सकता क्योंकि नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले खुद का ही पिंड दान करता है अपने यहाँ तो, यानी जीवित रहते हुए अपने भूतपूर्व जीवन का अंत। फिर कठिन तपस्या में लीन होकर हर मोह माया से बहुत दूर हो जाता है, यहाँ तक कपड़े भी धारण नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे ये भयंकर ठंड में आखिर बिना कपड़ों के रहते कैसे हैं? दरअसल इनका शरीर साधारण नहीं, तप और ध्यान से इन्होंने अपने इंद्रियों पर पूरी तरह काबू पा लिया है। जिस तरह माँ के गर्भ में बच्चा हर मौसम सहन करता है, वैसे ये साधु भी प्रकृति के हर रंग को आत्मसात कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये नागा साधु भस्म क्यों लगाते हैं? दरअसल ये भस्म सिर्फ राख नहीं, ये मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। अपने शरीर पर भस्म रगड़कर नागा साधु ये दिखाते हैं कि उन्होंने मृत्यु पर जीत हासिल कर ली है। अब शरीर, मोह माया, सुख दुख कुछ भी उन्हें छू भी नहीं सकता। नागा साधु केवल तपस्वी नहीं, वो योद्धा भी हैं। इतिहास गवाह है कि 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया था तो नागा साधु ही थे जिन्होंने तलवार उठाई थी। आदि शंकराचार्य ने इन्हें धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया था। इनकी दीक्षा केवल ध्यान में नहीं, युद्ध कौशल में भी होती है। लेकिन अभी तक आपको ये जवाब तो मिला ही नहीं कि नागा साधु कुंभ में आते कहाँ से और जाते कहाँ हैं। दरअसल नागा साधु गुफाओं, घने जंगलों और पर्वतीय इलाकों में कठोर तपस्या करते रहते हैं। कुंभ ही वो अवसर है जब ये समाज में प्रकट होते हैं, बाकी समय ये अदृश्य ही रहते हैं। भाई जहाँ बड़े बड़े रिसर्चर्स नागा साधुओं पर रिसर्च कर रहे हैं तो वहीं खुद नासा कुंभ के चमत्कार को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है। खैर, क्या आपको पता है कि कुंभ का मेला भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के लिए किसी वरदान से कम नहीं? कुंभ मेले के दौरान करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलता है। लोग वहीं रुकते भी हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री, इसी तरह हर एक इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होता है। और ये बात सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि छोटे से छोटे दुकानदार से लगा के ठेले वाले, कपड़े वाले, पानी पूरी वाले, पैदल सामान बेचने वाले और हर एक गरीब के लिए कुंभ भर भर के पैसे कमाने का एक रास्ता है। क्योंकि कुंभ के समय इन सभी लोगों को काफी ज्यादा काम मिलता है और वो अपने कुछ दिनों में ही उतना सारा पैसा कमा लेते हैं जितनी उनकी साल भर की कमाई होती है। यहाँ आम आदमी ही नहीं, सरकार को भी भारी कमाई होती है। 2019 में कुंभ मेले में सरकार ने करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं सरकार को इससे 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ था। वहीं 6 लाख लोगों को जॉब मिली थी। वहीं महाकुंभ 2025 के आंकड़े और भी ज्यादा धुआंधार हैं। सरकार करीब 7000 करोड़ रुपए खर्च
खर्च करेगी, जिससे उसे 2 से 3 लाख करोड़ का फायदा होगा। वहीं 10 से 15 लाख जॉब्स अलग अलग सेक्टर्स में जनरेट होंगी। इतना ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी इस बार महाकुंभ में 3000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी, जो आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी जगह है जहां पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, ये संस्कृति का उत्सव है, आस्था का संगम है और भारत की पहचान है। इसलिए इसका आयोजन कराना सरकार के लिए आसान नहीं। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने सुना कि 2 भाई और माँ बेटे कुंभ के मेले में बिछड़ गए, लेकिन इस डिजिटल हाईटेक महाकुंभ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 2600 AI लैस CCTV कैमरे आप पर हमेशा नजर रखेंगे। और हाँ, पहली बार आप टेम्परेरी शहर में गूगल मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 1800 एकड़ में पार्किंग, 1.5 लाख टॉयलेट्स, 25,000 कूड़ेदान, 15,000 सफाई कर्मी, 69,000 LED लाइट्स, 400 किलोमीटर की नई सड़कें, 1.5 लाख टेंट, 12 किलोमीटर लंबे घाट और भी बहुत कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपके लिए अरेंज किया है। महाकुंभ न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की संस्कृति, विरासत और एकता का भी सबसे बड़ा उदाहरण है। चाहे कोई भी धर्म, जाति या वर्ग हो, यहाँ हर कोई मोक्ष की तलाश में आता है। तो तैयार हो जाइए आस्था, संस्कृति और इतिहास के इस महासंगम का हिस्सा बनने के लिए, जहाँ इतिहास, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं। इस वीडियो पर मैंने बहुत मेहनत की है, रिसर्च, स्क्रिप्ट, एडिट, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी बहुत मदद होती है। और आप इस वीडियो को वहां शेयर कर सकते हैं जहां पे इसकी जरूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। हम आपको मिलते हैं एक नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद।